चलिए आज हम बात करते हैं डेल क्रेडिट एजेंट जिसे हम DCA बोलते हैं इसके बारे में। क्लैरिफिकेशन ऑफ इशू पर्टेनिंग टू डेल क्रेडिट एजेंट। A question was posed by industry whether supply between a principal and Dell credit agent would also get covered under Schedule 1। तो डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम सारी चीजें देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है डाउट इंडस्ट्री का, और क्या कहा है। Before going through the clarification, let us first understand what is meant by DCA। Dell Credit Agent होता क्या है, कौन होता है? In commercial trade parlance, a DCA is a selling agent who is engaged by principal to assist in supply of goods or service by contacted potential buyer on behalf of the principal। हमारे behalf पर वो एजेंट क्या करेगा, हमारे लिए कस्टमर ढूंढेगा और हमारी सेल बढ़ाएगा। The factor that differentiate a DCA from other agent is that the DCA guarantee the payment to the supplier। जैसे होता नहीं था कंसाइनमेंट के केस में डेल क्रेडिट कमीशन देते थे, तो डेल क्रेडिट कमीशन देने पर वो गारंटी होती थी कि जो माल उधार बेचा उसका पैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा। In such scenario where the buyer fails to make payment to the principal by the due date, DCA make the payment to the principal on behalf of the buyer। तो ये बात ब्रोकर एजेंट नहीं करता है। एजेंट तो हमसे पूछेगा कि भैया उधार बेचूं या ना बेचूं, हम कहेंगे उधार बेच दे, बेच दिया, पैसा नहीं मिला तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, एक तरीके से वो उसने हमें गारंटी दे दी, इंश्योरेंस दे दिया कि बायर डिफॉल्ट करेगा तो हमें तो पेमेंट मिलेगी मिलेगी। एंड फॉर दिस रीजन द कमीशन पेड टू DCA में बी रिलेटिवली हायर देन द पेड टू ए नॉर्मल एजेंट। तो ये बजाय उसके कि हम उसे अलग नाम दें कि डेलिकेटेड कमीशन दे रहे हैं, हो सकता है हम नॉर्मल एजेंट को 5% कमीशन दें, इसे 8 या 10% कमीशन दें। तो जो एक्स्ट्रा कमीशन हम दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पार्ट दे रहे हैं, वो किस वजह से दे रहे हैं, डेलिकेटेड कमीशन ही है वो, है ना। इन ऑर्डर टू गारंटी टाइमली पेमेंट टू द सप्लायर, the DCA can resort to various methods including extending short-term transaction-based loan to the buyer or paying the supplier himself and recovering the amount from the buyer with some interest at a later date। तो वो उसकी टेंशन है, वो हमें बीइंग ए सप्लायर हमें पैसा टाइम से दे रहा है DCA। DCA आगे क्या कर रहा है, बायर को वो खुद उधार दे रहा है या बायर से इंटरेस्ट ले रहा है, वो अलग बात है। This loan is to be repaid by the buyer along with interest to the DCA at a rate mutually agreed between the DCA and the buyer। तो तीन पार्टी हो गई ना, एक सप्लायर जो हमें, एक DCA जो मीडिएटर है, और एक बायर। इन्हें गारंटी दी 30 डेज की, इसने इसको गारंटी दी 30 डेज की, और इसने बायर से पूछा भैया 30 दिन में पेमेंट देना ही है। अब 30 दिन हो गए तो DCA ने बायर से कहा भैया पैसे देने का यार थोड़ा समय लगेगा। DCA ने कहा भैया मैंने तो उसे गारंटी कर रखी है, तेरे को रेट भी मैंने वही दिया था 30 दिन के उधार वाला, और तुझे पहले ही बता दिया था, वरना मेरी कमीशन मारी जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ, मुझे तो पेमेंट करना ही है। DCA ने कहा कि यार भैया ये देख 1 लाख रुपए का माल है, मुझे तो उसे देना ही देना है, मैं आज दे रहा हूँ, तेरे से 30 दिन बाद 15 दिन बाद मिलेगा तो मैं उस हिसाब से 12% पर एनम के हिसाब से तेरे से ब्याज ले लूँ। अब बायर DCA को बाद में पैसा देगा, ब्याज देगा, उसका सप्लायर से कोई लेना देना नहीं, सप्लायर को तो 1 लाख मिल गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, it is important to note that services provided by commission agent for sale or purchase of agriculture produce are exempt supply under GST। Said exemption has been discussed in detail in chapter 5। तो जब सर्विसेज ऐसी हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड, तो उस पर कोई GST नहीं लगता। तो सर्कुलर आया 73/47/2018 511/18 को, तो उसने क्या क्लेरिफाई करा,
whether a DCA falls under the ambit of the agent under the para 3 of the schedule 1. तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम एजेंट को कोई सामान दे रहे हैं ना, और उसके अंदर हम बात करते थे विदाउट कंसिडरेशन है, तो भी हम उसको क्या मान लेते हैं, सप्लाई मान लेते हैं. तो क्या डीसीए को हम एजेंट माने? एज ऑलरेडी क्लैरिफाइड वाइड दिस whether or not the DCA will fall under the ambit of agent depend on the following possible scenarios. In case where the invoice for supply of goods is issued by the supplier to the customer either himself or through DCA, DCA does not fall under the ambit of agent. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सप्लायर अगर खुद ही इनवॉइस दे रहा है तो एजेंट नहीं है डीसी. इन केस इनवॉइस ऑफ सप्लाई इज इशूड बाय द डीसीए अपने नाम से, तो डीसीए एजेंट माना जाएगा. जैसे क्या होता है, आप एक शोरूम पर गए, मान लिया सैमसंग का शोरूम है, आपने सैमसंग का टीवी खरीदा. अब सैमसंग का टीवी का जो इनवॉइस है वो सैमसंग कंपनी का है या जिस डीलर से आपने खरीदा उस डीलर है, तो डीलर अपने नाम से इनवॉइस बनाकर देता है. तो डीलर अपने नाम से ही इनवॉइस दे रहा है तो इसका मतलब वो एजेंट है. और जब सैमसंग कंपनी अपने गोडाउन से उस एजेंट को माल ट्रांसफर करेगी तो सप्लाई में आ जाएगा. ठीक है. अगर वो ऐसा नहीं करता है और सैमसंग का ओरिजिनल अपना इनवॉइस है तो इसका मतलब सैमसंग का ही पूरा कंट्रोल है उस ऑफिस पर, उस जगह पर. तो उस सिचुएशन में वो एजेंट नहीं माना जाएगा. ठीक है. तो ये अलग अलग बात हो गई. वेदर द टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन based on loan extended by DCA to the buyer for which interest is charged by the DCA is to be included in the value of the goods being supplied by the supplier where DCA is not an agent under the para 3. तो DCA एजेंट नहीं है. इसका मतलब कि जो इनवॉइस है वो कौन ले रहा है, प्रिंसिपल अपने नाम से इशू कर रहा है. तो ये कह रहा है अब इंटरेस्ट का क्या होगा, जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है डीसीए बायर से. तो इन सच ए सिनेरियो फॉलोइंग एक्टिविटीज आर टेकन प्लेस: सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू द रेसिपिएंट एंड सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस फ्रॉम डीसीए टू द सप्लायर और रेसिपिएंट और बोथ. सप्लाई ऑफ extension of loan service by DCA to the recipient. It is clarified that in cases where the DCA is not an agent, the temporary short-term transaction based on loan being provided by DCA to the buyer is a supply of service by DCA to the recipient on principal to principal basis and is an independent supply. तो वो अपने आप कर रहा है, वो अलग केस है बिल्कुल. इसका मतलब वो अलग है सप्लाई, वो इसमें मर्ज होने का सेंस नहीं है. Therefore, the interest being charged by the DCA would not form part of the value of supply of goods supply to. तो उसमें प्रिंसिपल जो सप्लाई कर रहा है उसके इनवॉइस में तो आने का सेंस ही नहीं है ना, वो तो बात ही अलग है, चीज ही अलग है वो तो. Where DCA is an agent under para 3 of schedule 1 and make payment to the principal on behalf of the buyer and charges interest to the buyer for the delayed payment along with the value of the goods being supplied, whether the interest will form part of value of supply of goods or not. In such scenario, following activity are taken place: supply of goods by the supplier to the DCA, further supply of goods by the DCA to the recipient, and supply of agency service by DCA to the supplier or recipient or both, and extension of credit by the DCA to the recipient. It is clarified that in cases where the DCA is an agent, the temporary short-term transaction-based credit being provided by DCA to buyer no longer retain in character of an independent supply and is some sub-sum in the supply of the goods by the DCA to the recipient. It is emphasized that the activity of extension of credit by DCA to the recipient would not be considered as a separate supply as it is in the concept of supply of goods made by the DCA to the recipient.
It is further clarified that value of interest charge of such credit would be required to be included in value of supply of good by DCA to the recipient. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर DCA एजेंट है, और एजेंट कब होता है? जब ये अपने नाम से सब इनवॉइस बनाता है, तो इसे जो इनवॉइस बनाएगा इसमें सप्लाई के साथ साथ इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन अगर डीसीए एजेंट नहीं है, क्योंकि अगर एजेंट है तो इनवॉइस इशू कौन कर रहा है? एजेंट। और जब वो एजेंट इशू कर रहा है तो फिर तो वो उससे चार्ज कर ही सकता है। एजेंट नहीं है तो इनवॉइस इशू कर रहा है सप्लायर, तो ओनली सप्लाई विल इंक्लूड, और DCA will issue separate invoice for interest, वो अलग है। ठीक है, ये बात क्लियर है? मिस्टर हैंडसम डेलीकेटेड एजेंट है चार्म लिमिटेड के, एग्री टू रेज इनवॉइस इन हिज ओन नेम। इसका मतलब ये कौन है? एजेंट। एंड ऑल्सो गारंटी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। In order to realize the payment from customer, he extends short-term transaction-based loan and interest charge करता है। मार्च महीने के लिए सेल हुई है 2,80,000 और इसने इंटरेस्ट लिया है 20,000। फर्दर कमीशन चार्ज फ्रॉम चार्म लिमिटेड इन रेस्पेक्ट टू DCA सर्विसेज 30,000। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस टू चार्म इज, तो जो कस्टमर को देगा ये क्या करेगा? 3 लाख रुपए का माल दिया, 2,80,000 प्लस 20,000, और 30,000 रुपए ये किस चीज के ले लेगा? चार्म लिमिटेड से अपने एजेंसी कमीशन ले। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। तो import of services by the person from a related person or from his establishment located outside India without consideration in the course or furtherance of business shall be treated as supply। तो अगर आप किसी इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज रिलेटेड पर्सन से इंडिया से बाहर विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको हम इंपोर्ट सर्विस सप्लाई मानेंगे, लेकिन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। झुमरू एसोसिएट है, इन्हें लीगल कंसल्टेंसी सर्विस मिली है, हेड ऑफिस मलेशिया में है, वहां से हेड ऑफिस ने ये कंसल्टेंसी सर्विस फ्री में दी है। झुमरू एसोसिएटेड और हेड ऑफिस रिलेटेड पर्सन, सर्विस रिसीव्ड है सप्लाई में, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है और कोई चार्जेस नहीं होने के बाद भी ये सप्लाई माना जाए। इसके अलावा एक प्रोप्राइटर है और इन्हें एक आर्किटेक्ट सर्विस ली है सन के लिए, सर्विसेज फ्रॉम हिज सन लोकेटेड इन यूएसए विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली। ऑल्दो सर्विसेज हैव रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, लेकिन ये सप्लाई क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होने की वजह से ये यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, विद कंसिडरेशन हो रहा है, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, दोनों ही सप्लाई है, क्योंकि एक्सेप्शन में आता है कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं होने के बाद भी वो सप्लाई माना जाता है। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है, रिलेटेड से है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो भी सप्लाई है। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है और कोई और केस है, मतलब रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो भी सप्लाई नहीं है। और अगर रिलेटेड पर्सन है लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो भी सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, रिलेटेड पर्सन होना चाहिए नंबर 1 कंडीशन, और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये दोनों कंडीशन है
सेटिस्फाइड तो ही वो सप्लाई है। दोनों में से एक भी गायब हो गई तो वो सप्लाई नहीं होगा। In the preceding paras, we have discussed the provision of Schedule 1, which says that cases activities treated as supply even though it is undertaken free of charge. The बिना consideration के भी हम क्या मान रहे हैं उसको सप्लाई मान रहे हैं। स्पेशल ऑफर होते हैं, है ना। लेट अस एग्जामिन वेदर द आइटम गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट इन द कोर्स ऑफ सम ऑफ सेल प्रमोशन इज सप्लाई और नॉट। तो क्लैरिफिकेशन आया सेल प्रमोशन स्कीम पर। A number of sale promotion scheme are commonly employed by the business to increase the sale volume or to encourage it product trial product नई सर्विसेज है, नए कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफर देते हैं। For instance, certain section of trade industries such as pharma company often provide drug samples to their stockist, dealer, medical practitioners, or sometimes company announces offer like buy one get one free. Buy one soap and get one soap free, or get one toothbrush along with the purchase of toothpaste. As we have already seen under section 7(1)(a), the goods or services which are supplied free of cost shall not be treated as supply except in case of activities mentioned in Schedule 1. Schedule 1 के अलावा अगर फ्री ऑफ चार्ज दिया है तो वो सप्लाई में नहीं आए। तो अगर उस हिसाब से हम देखा जाए तो फ्री सैंपल या गिफ्ट दिए हैं, सैंपल which are supply free of cost without any consideration do not qualify as supply under GST except where any activity fall within the ambit of Schedule 1. तो Schedule 1 में अगर कोई आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी फ्री सैंपल या गिफ्ट हमारा टैक्सेबल नहीं होगा। तो Schedule 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, अगर एक बार हम देखें कि हमने Schedule 1 में क्या क्या पढ़ा, क्योंकि कुछ पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। टू 2.26 तो यहां पर क्या है, चार चीजें हैं स्केड्यूल में पैराग्राफ 1 to 3 में। अगर 1 to 3 में किसी में भी आ जाएगा तो विदाउट कंसिडरेशन भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। पहला है कि अगर हमने आईटीसी ले लिया है किसी असेट पर, बिजनेस असेट पर और वो हम असेट ट्रांसफर कर रहे हैं। नंबर 2, रिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ हो रहा है, और या सेक्शन 25 जहां पर एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर वाला बंदा अलग अलग स्टेट में या एक ही स्टेट में अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराता है और वो सप्लाई करता है, लेकिन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो यहां पर क्या कंडीशन है, स्केड्यूल 1 पैरा 1 में क्या कंडीशन है, डिस्पोजल हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, बिजनेस असेट का और आईटीसी क्लेम्ड। तो ये चीजें आ जाती हैं। सेकंड में क्या है, रिलेटेड पर्सन है या सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन है, ठीक है, और इन द कोर्स बिजनेस, इन द कोर्स और कनेक्शन विद बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। और ये सब विदाउट कंसिडरेशन की हम बात कर रहे हैं, कंसिडरेशन के बगैर।
तो बिना कंसिडरेशन के रिलेटेड पर्सन को दे रहे हैं या सेक्शन 25 के डिस्टिंक्ट पर्सन को आप दे रहे हैं और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दे रहे हैं। तो तीसरा आया एजेंट और प्रिंसिपल का आपस में कनेक्शन है ना। एजेंट में डीसीए भी आ सकता है, कंडीशन वही वाली हो। तो बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, जहां पर वहां पर एजेंट वाला रिलेशनशिप आता हो, है ना, तो वो भी आ जाएगा। नंबर 4 है इंपोर्ट हो रहा है सर्विस रिलेटेड पर्सन से, ठीक है, और बिजनेस से रिलेटेड है वो। तो रिलेटेड पर्सन से इंपोर्ट हो रहा है, सर्विसेज बिजनेस से रिलेटेड है, तो भी वो हमारा आ जाएगा। तो 4 एक्सेप्शन है इसके पास। तो इस हिसाब से हमारा अगर इस टाइप की कोई बात आ रही है तो फिर हम बाय वन गेट वन या सप्लाई, ये जो सारे के सारे हैं फ्री सिंपल, अदरवाइज नॉर्मली नहीं आए। बाय वन गेट वन ऑफर होता है, उसमें क्या होगा, it may appear at first glance that in case of offer like buy one get one free, one item is being supplied free of cost without any consideration. In fact, it is not an individual supply of free goods, but a case of 2 or more individual supply where a single price is being charged for the entire supply. It can at best be treated as supplying 2 goods for the price of one. Taxability of such supply will be dependent upon as to whether the supply is a composite supply or mixed supply. तो composite है या mix है, अब ये दोनों क्या होते हैं ये अभी हम देखने वाले हैं। And the rate of tax shall be determined accordingly. Concept of composite and mixed supply has been discussed subsequently in this chapter. तो अभी हम इसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो Mr. Venkat hired a professional firm based in UK to receive legal services for his family dispute. The services received by Mr. Venkat, in case services are received by Mr. free of cost or consideration of $1000, तो क्या होगा, तो देखिए मिस्टर वेंकट ने प्रोफेशनल फर्म है, बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं, तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये केवल उस एक्सेप्शन में आ जाता है जहां सेक्शन 7 में ही लिखा हुआ है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं और कंसिडरेशन देते हैं, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं, आपको वो सप्लाई मानी जाए, है ना। तो यहाँ पर वो वाली सिचुएशन आ जाएगी, hired a professional to receive a legal consultancy for his family. The service received by Mr. Venkat यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई, है ना। तो ये दोनों तो केस से बाहर हो गए। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो डू नॉट अमाउंट टू सप्लाई, है ना, और अगर कंसिडरेशन है तो फिर तो ठीक है, अमाउंट टू सप्लाई हो जाएगा, दोनों ही केस में थोड़े ना होगा। तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखना है। There has always been an ambiguity to whether activity transaction involving supply of goods services by a person other than an individual to its member or vice versa fall within the previous supply or not. Clause A to section 7(1) brings in certainty that said activity are covered under the scope of supply under GST and ensure the levy on the GST। उसका क्या है हम देखते हैं, एक्टिविटी ट्रांजेक्शन बिटवीन ए पर्सन अदर देन ए इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर, तो वो कंसिडरेशन के बदले में है, तो क्या वो सप्लाई है या नहीं है, सेक्शन 7(1)AA।
द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बिटवीन ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, दैट इज एसोसिएशन, क्लब वगैरह, एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूट फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो सप्लाई होगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई क्लब है अपने मेंबर को फैसिलिटी दे रहा है, सर्विस दे रहा है या सप्लाई कर रहा है गुड्स, तो वो तो आता है। फर्दर एक्सप्लेनेशन clarify for the purpose of this the such person and his member or constituent shall be deemed to be two separate person, and the supply of activity or transaction between them shall be deemed to take place from one to another। तो ये क्या मतलब हुआ कि अगर मान लिया कोई ये कहता है कि दोनों एक ही हैं, तो ये जीएसटी कहता है दोनों को अलग अलग माना जाएगा, है ना। तो रेजिडेंट वेलफेयर ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाई एसी टू इट्स मेंबर एट ए कंसेशनल रेट। A resident welfare society collect maintenance charges from its member for services provided. Hence, in both the example, it shall be deemed a resident welfare society and member are two separate person, और ये माना जाएगा कि सप्लाई हुई है और उसके हिसाब से जीएसटी लगेगा। Activities transaction to be treated as supply of goods or services। तो सेक्शन 7(1)(a) क्लैरिफाई क्या करता है? Certain activity transactions constituting supply either as supply of goods or supply of services। अब हमें कंफ्यूजन है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो वो क्लेरिफिकेशन कौन दे रहा है हमें? सेक्शन 7(1) है। Schedule 2 to the CGST Act contain the list of activity or transaction which has been classified either as a supply of goods or services। इन्होंने बोल दिया भैया ये है सर्विस, ये है गुड्स, आपको टेंशन नहीं लेनी। पहले क्या होता था, रेस्टोरेंट पर सर्विस टैक्स और वैट दोनों लगते थे, क्योंकि वो सर्विस भी देते थे और सामान भी बेचते थे, है ना। सेल ऑफ गुड्स भी होता था, सर्विस भी होती थी, तो दोनों पे टैक्स लगता था उनके ऊपर, है ना। जीएसटी में कहा गया सप्लाई बाय रेस्टोरेंट इज ट्रीटेड एज ए कंपोजिट सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई इज डिस्कस्ड सब्सिक्वेंटली इन दिस चैप्टर। तो क्यों ना पहले हम उसे डिस्कस कर लें, क्योंकि बार बार वो आ रहा है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होते रहोगे कि ये क्या होता है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है। तो हम पहले एक बार उसे पढ़ लेते हैं, जब दोबारा हम वहां पर आएंगे तो उसको फिर हम 2 मिनट में फटाफट खत्म कर सकते हैं। कौन से पेज नंबर पर है? कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, चैप्टर के एंड में होगा। 7(1)। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई में दो या दो से ज्यादा सप्लाई होती है, और वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। जैसे ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें एक है प्रिंसिपल सप्लाई, उसके साथ में और चीजें भी फ्री में या साथ में आ रही है। इसका रेट है 18%, तो सब पे 18 ही लग जाएगा, क्योंकि वही माना जाएगा। एक मोटे तौर पे अभी ये समझ लो। और मिक्स सप्लाई क्या है? दो या दो से ज्यादा है, लेकिन जिसमें जो रेट ज्यादा है वो लगाएंगे। असल में क्या है, जैसे आपने टिकट बुक कराई एरोप्लेन की, और उसमें वो खाना साथ में फ्री दे रहे, तो अब ये क्या है? ये कंपोजिट सप्लाई है, क्योंकि जो खाना है वो आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन अगर आप टिकट ही नहीं लोगे तो खाने का क्या करोगे अलग से। मिक्स सप्लाई क्या होता है? अलग अलग चीजें मिक्स हो जाती, जैसे पैक हुआ, या आपने क्या खरीदा, एक है ना बैट खरीदा, और वो कंपनी बैट के साथ आपको मैगी के पैक दे रही है फ्री, तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है आपस में, तो वो मिक्स सप्लाई।
तो जीएसटी पेबल होता है सर्विसेज और गुड्स और दोनों पर। क्लासिफिकेशन जो होती है वो असेंशियल है रेट लगाने के लिए कि क्या चीज है, किस चीज का माल है। मैं अभी ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूँ, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंपोजिट में क्या होता है दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज होती है। यहाँ गुड्स हो सकते हैं, सर्विस या बोथ हो सकता है, मिक्स हो सकता है। और ये नेचुरली बंडल्ड है, मतलब मेल खाती हैं चीजें आपस में। नेचुरली है कि जैसे आपने कार खरीदी, वारंटी गारंटी मिल गई, सर्विसेज फ्री है जी कार खरीदने पे 4 साल तक, 2 साल तक। तो ये नेचुरली बंडल्ड है और ये इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी। कार खरीदने पे वारंटी फ्री है तो कार खरीदना एक प्रिंसिपल सप्लाई है। एरोप्लेन की टिकट खरीदने पे खाना फ्री है तो मेन एरोप्लेन की टिकट है, तो वो प्रिंसिपल है तो उसके हिसाब से लगेगा। ठीक है। एक होता है मिक्स सप्लाई। तो मिक्स सप्लाई में नेचुरली बंडल्ड नहीं होते, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई होती है। तो यहां पर क्या है कि सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई नहीं है। कंपोजिट में नेचुरली बंडल्ड होता है या नेचुरली बंडल्ड नहीं है। कई बार होता है ना, हम पैक दे देते हैं दिवाली पर, पता चला चॉकलेट भी है, जूस भी है, फलाना ढमकाना, सारी चीजें मिक्स हो गया, तो वो क्या है, वो एक मिक्स सप्लाई है। तो उसमें सबसे ज्यादा रेट वाली आइटम जो होगी उस सारी चीजों पे वो मैक्सिमम रेट लगेगा। जैसे 5 चीजें हैं, एक पे 9% है, एक पे 18 है, एक पे 28 है, तो सब पे 28% लगेगा। मिक्स सप्लाई में ये है। ठीक है। और कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल वाला रेट है वही लगेगा। तो ये दोनों में फर्क है। पता चला दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई में क्या डिफरेंस है पता चल गया। तो अब हम वापस आ जाते हैं जहां पर हम थे। हम्म हाँ, कुछ भी हो सकता है, बस मिक्स और कंपोजिट में मेन डिफरेंस ये है कि जो कंपोजिट है उसमें प्रिंसिपल गुड्स या सर्विस का रेट लगेगा और जो कम मिक्स है उसमें मैक्सिमम रेट लगेगा। कंपोजिट में प्रिंसिपल वाले का रेट लगेगा। ये फर्क है दोनों में। कंपोजिट नेचुरल बंडल्ड है, मिक्स नेचुरल बंडल्ड नहीं है, आपने जबरदस्ती मिलाया उसको। बस ये फर्क है। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, तो रेस्टोरेंट में क्या लिखा है कि रेस्टोरेंट को कंपोजिट सप्लाई माना जाए। सिंस सप्लाई ऑफ फूड एंड सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फर्दर एंट्री 6B of the schedule second specifically provide that such composite supply shall be treated as a supply of service. Hence entire value of invoice shall be treated as a value of service, और उस हिसाब से हम जीएसटी लगाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि भैया ये क्या है, सर्विस। रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको सर्विस मिल रही है। ठीक है। उसका रीजन क्या है, एक चाय है 10 रुपए 15 रुपए की है, लेकिन कई बार वो रेस्टोरेंट में 100-150 रुपए की मिलती है। तो अब 100-150 में जो सामान है उसकी कीमत तो 5-10 रुपए है, फिर भी आपसे 100-150 रुपए ले रहे हैं, तो मेन किस चीज का पैसा ले रहे हैं, सर्विस का ले रहे हैं। आपको जगह बिठा रहे हैं, आपको एसी में बिठा रहे हैं, आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो वो सर्विस है मेनली। The matter listed out in Schedule Second are primarily those which have been मीन्स लिटिगेशन होती रहेगी वहां पर। आप कोर्ट में जाते रहेंगे, कोई कहेगा ये है, कोई ये है। तो वो हमें पुराना एक्सपीरियंस भी है कि पुराने एक्सपीरियंस में डबल टैक्सेशन भी लगता था कई चीजों पे, या गड़बड़ी होती थी, परेशानी होती थी। तो उन सब चीजों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। ट्रांसफर, एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। अगर आप सामान बेच रहे हैं तो उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो नहीं कहते तो भी है, लेकिन इन्होंने लिख दिया है ना। शिवाजी ने सेल करा रेडीमेड गारमेंट टू इट्स कस्टमर, तो उसे क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स
अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ द टाइटल देयरऑफ। मतलब अगर मैं आपको कोई चीज यूज करने को दे रहा हूं लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा, जैसे जीनियस इक्विपमेंट ने मशीनरी दी रेंट पर आपको, तो क्या राइट दे रहा हूं आपको यूज करने के लिए, लेकिन ओनरशिप का टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये क्या है, आपको मैंने मशीन दी, आप यूज कर रहे हो, तो मैंने आपको कुछ बेचा है, मैंने आपको एक सर्विस दी है, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच सेज दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्री। जैसे ध्रुवा कैपिटल ने सप्लाई किया गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम, मैंने आपको कोई सामान दिया, आपसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट ले रहा हूं, तो है क्या, ये सामान बेचा है ना, तो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर मैंने आपको सप्लाई करा है टॉय सेल और रिटर्न बेसिस पर, कि आप चाहें तो वापस कर सकते हैं, लेकिन दिया तो सामान है ना, तो सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में अगर मैंने आपको उसको किराए पर दिया है, यूज करने के लिए दिया है, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ईजमेंट मतलब आप उसको, ये सारा है कि आप उस पर एक्सेस कर सकते हैं, उस पर आ जा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं जैसा आप चाहें, तो वो सारी बात है। लिटिगेशन वो वाद विवाद होता है, कोर्ट वगैरह में आपस में लड़ाई वाद विवाद होता है, उसे लिटिगेशन कहते हैं। आप गवर्नमेंट में वो कोर्ट में जाते हैं और केस वगैरह करते हैं, वो बोलते हैं। जैसे लिटिगेशन चार्जेस होता है कोर्ट कचहरी के खर्च। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग ए कमर्शियल इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली। जैसे एक शॉप किराए पर दे दी या मॉल में शॉप दे दी, तो वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई ट्रीटमेंट करवाया या प्रोसेस हुआ, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन्स गुड्स। जैसे मैंने आपको कपड़ा दिया, आपसे कहा कि इस पे एम्ब्रॉयडरी करिए, इस पे कलर करिए, ये क्या है, आपने मुझे सर्विस दी, ठीक है। मैंने आपको एक बैग दिया, इस पे मेरा नाम छापो, वो क्या है, सर्विसेज, ठीक है। तो डाई किया कपड़ा, तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैं अपना सामान आपको दे रहा हूं और आप उसको मुझे कुछ करके दे रहे हैं, तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैंने आपको आटा दिया और आपने उसकी रोटी बनाकर मुझे दी, क्या है ये, सर्विस। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, goods forming part of business asset are transferred or disposed of by direction of person carrying on business so longer as form part of this asset, supply of goods माना जाएगा। जैसे कोई भी गुड्स है, बिजनेस एसेट है, वो जब सप्लाई हो रही है तो वो तो गुड्स ही है। गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस अंडर डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस कैरिंग ऑन द बिजनेस। कोई चीज आपको दी गई, आप प्राइवेट यूज करिए, उसका खुद यूज कर रहे हैं प्राइवेट, या किसी और को यूज करने के लिए दिया है, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। जैसे हमारे पास सपोज हम किराए पर देते हैं स्कूटी, ठीक है, तो अब वो स्कूटी आप घर के लिए यूज कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, वो प्राइवेट पर्सनल यूज कर रहा है, तो हम सप्लाई और सर्विसेज ही दे रहे हैं। A person manufacturing and selling wooden furniture takes one chair manufactured by him for his house. अब आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से तो ये फर्नीचर उसे बेच दिया, तो ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, तो इन्होंने कहा है हम सप्लाई ऑफ सर्विस ही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं
तो हम उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ठीक है, और फिर वो हमारे बिजनेस का हिस्सा नहीं रहेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं लेकिन केवल उस चीज को दे रहे हैं, तो एक तरीके से आप उसे इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, तो सप्लाई और सर्विस में आएगा। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person। तो मेरे पास कोई सामान है, ठीक है, और अब मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, या तो कोई चीज ऐसी है जो चीज पहले टैक्सेबल होती थी अब नहीं है, तो अब मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। असल में आईटीसी ले लिया होगा ना, तो उसे जो आईटीसी ले लिया उसको तो टैक्सेबल माना ही जाएगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा जो पहले का सामान है। अरुण ए ट्रेडर इज वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक शैल बी डीम टू बी सप्लाइड बाय, मतलब माल बचा बेचा नहीं है, सप्लाई नहीं हुआ, फिर भी सप्लाई माने, क्यों? क्योंकि आईटीसी ले लिया होगा ना आपने। जैसे कि हम ये हमने शुरू में तो ले लिया था, याद है, पहला था स्केड्यूल का 1 का पहला एक्सेप्शन था कि कोई अपनी बिजनेस को बेच रहा है या असेट को बेच रहा है तो आईटीसी ले लिया तो वो क्या माना जाता है, सप्लाई माना जाता है विदाउट कंसिडरेशन भी। एक्सेप्शन क्या, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, वो बिजनेस चला रहा है आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे वो बेचेगा और हमें जीएसटी दे देगा। बिजनेस इज कैरिड वन पर्सन रिप्रेजेंटेटिव इज डीम्ड टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, तो जो बिजनेस चला रहा है वो टैक्सेबल पर्सन है, मतलब कहने का मतलब है बिजनेस बंद नहीं कर रहा हो, बिजनेस कंटिन्यूशन है, बिक गया तो कोई बात नहीं, नए बंदा दे देगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिया, रिलीजियस प्लेस दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया, परमिटेड यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मशीन वगैरह, जैसे एटीएम हम लगाने के लिए अपनी जगह किराए पे दे देते हैं, दुकान वहाँ एटीएम लगा दिया, तो वो क्या है, किराया मिल रहा है, तो क्या है, सप्लाई और सर्विस। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल सर्विस, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, तो हम क्या करें, कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स वगैरह पार्ट इंक्लूडिंग ए बिल्डिंग फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ, ये क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसका पहले एग्जांपल देखो, राठी बिल्डर है, उसने कंस्ट्रक्ट किया है इंडिविजुअल रेजिडेंशियल यूनिट फॉर 1.2 करोड़ पर यूनिट। हमने अपनी जमीन किसी को दी और उससे कहा कि इस पे तुम बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, और 90 लाख रुपए पर यूनिट हमें मिले हैं बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट by the competent authority and its first occupation and balance after completion। The term construction include addition, alteration, replacement वगैरह सब include है। तो यहाँ क्या है, जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाने के लिए अपनी जगह दे देते हैं, तो वो बिल्डिंग बनाता है तो हमने अपनी जगह बेची नहीं है उसे, हमने अपनी जगह दी है उसे यूज करने के लिए, तो उसे सप्लाई और सर्विसेज बोला गया। यहाँ देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वगैरह फॉर इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली। तो ये क्या है कि हम एक तरीके से उसमें इनकम टैक्स में भी होता है कि मेरे पास एक जगह है, मैंने मिस्टर ए से कहा इस पर आप 3 फ्लोर बनाओ, अब 3 फ्लोर बनाओ, अब क्या दिक्कत है, अगर मैंने इसके मिस्टर ए के नाम पर ये जगह नहीं करी और उसने बना दिया, बाद में पैसा नहीं दिया, तो मैं कहूंगा मेरी जगह तो बनाया, भगा दूंगा।
तो ये कहता भैया मुझे दिक्कत है, मैंने मनाया और तुमने मना कर दिया, तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो जाता है क्या कि मैं अभी ये जमीन इसके नाम करूंगा, उस एग्रीमेंट में लिखा होगा ये बनाएगा, बनाने के बाद ये मुझे वापस दे देगा, हम इसमें से कुछ एक आध प्लॉट, ये एक दो फ्लोर इसे दे देंगे, बाकी हमें मिल जाएगा, मतलब ऐसा एक एग्रीमेंट। अब इस पूरे सीन में क्या है, मिस्टर ए ये पूरा बना रहे हैं, हम इनको पैसा दे रहे हैं बनाने के बदले में, या कोई फ्लोर दे रहे हैं, तो इसे क्या माना जाए, तो इन्होंने कहा सप्लाई और सर्विसेज माना जाए, एक्सेप्ट where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate where required by the competent authority or after his first occupation whichever is earlier। ये कह रहा है लेकिन हमें सारा का सारा जो पैसा मिला है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद मिला, मतलब सब कुछ बनने के बाद, तो फिर तो सब कुछ बन गया, तो फिर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही बेच रहे हो आप। तो वो बोला कि अगर सब कुछ होने के बाद सर्टिफिकेट हो गया, सब कुछ बन गया, उसके बाद अगर इशू होगा तो फिर हम इसे सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, उससे पहले हो गया तो हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है कि 1,20,00,000 में पर यूनिट में बात हुई और इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले 90 लाख मिल गए, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया, ठीक है। टेम्परेरी और ट्रांसफर और परमिटेड यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट, तो टेम्परेरी ट्रांसफर होता है कुछ पर्पस के लिए फिर वापस आ जाएगा, तो वो सब सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आ रहा है। कोई डेवलपमेंट डिजाइन के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, आईटी सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये सब क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। agreeing to obligation to refrain from act or to tolerate or act or situation or to do act, कुछ कहा आपसे कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, वो भी सब सप्लाई और सर्विसेज में आएगा। केबल ऑपरेटर has entered into an agreement with the cable operator another, yes, Sakharam will not provide cable connection in the specified area जहां पर आत्माराम काम करता है, ठीक है। तो नॉन कंपीट एग्रीमेंट इज सप्लाई और सर्विसेज, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट forfeited in the event of cancellation of tour package by the customer, तो क्या हुआ, आपने एक ट्रेवल एजेंट को पैसे दिए और उससे कहा कि मुझे यूएसए में घूमने जाना है, उसने कहा ठीक है 5 लाख रुपए लगेंगे, हमने 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए, 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए, बाद में हमने कहा कि भाई हमने नहीं जाना, तो वो जो ट्रेवल एजेंट है उसने पहले ही कह दिया था कि भैया अगर आप मना करोगे तो पैसे वापसी नहीं मिलेंगे आप, तो ये 1 लाख रुपए उसने जब्त कर लिए, तो ये क्या है, 1 लाख रुपए सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन वेदर और नॉट फॉर द स्पेसिफाइड, जैसे हमने मशीन हायर पर दिया तो फिर वो सब क्या है, ये पहले भी आ चुकी है। फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, मैंने अपना सामान आपको दिया कुछ, आपने उसमें कुछ काम किया, या फिर आप अपना ही सामान उसमें ऐड करके कुछ हमारे लिए काम भी कर सकते हैं। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन वगैरह का, अलग अलग इम्प्रूवमेंट ये सब होता है। तो ये लिखा है वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। मान लिया एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको कहा कुछ मेरे लिए काम करने पर, हो सकता है उसमें कुछ गुड्स भी इंक्लूड हो, लेकिन फिर भी उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, चाहे उसमें गुड्स इन्वॉल्व है तब भी, ठीक है। सप्लाई बाय वे ऑफ ऐसे सर्विस, तो सर्विस है तो वो तो फिर है ही,
उसमें हो सकता है कि कुछ supply by way of a part or as a part of service or in other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption other than alcoholic liquor where such supply or service is for cash deferred payment or other valuable consideration. जैसे रेस्टोरेंट में ही बात हुई थी, आपको कुछ खाने पीने के लिए कोई चीज मिल रही है तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस. इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इशू हैव बीन क्लैरिफाइड. क्या? टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट अंडर जीएसटी. टेनेंसी राइट क्या होता है मालूम है? पगड़ी सिस्टम होता था, ट्रांसफर ऑफ पता है क्या होता था, जैसे एक जगह है और वो 50 लाख की है, मैंने आपसे कहा कि मुझे किराए पे दे दो, तो हमने कहा किराया तो है 10,000 महीना, लेकिन 10 लाख रुपए की पगड़ी देनी पड़ेगी ना, मुझे एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह कुछ करना पड़ेगा. अब जब वो वापस होगा तो वापस मिल जाएगा मुझे वो पैसा. तो यहाँ लिखा है पगड़ी सिस्टम दैट इज ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम. तो पगड़ी होता है टेनेंसी प्रीमियम, इज प्रिवेलेंट इन सम स्टेट्स, अभी भी है. तो पगड़ी सिस्टम में क्या होता है, टेनेंट को कुछ पैसा देना पड़ता है, पेमेंट देनी पड़ती है, जिसे हम टेनेंसी प्रीमियम या पगड़ी बोलते हैं. द लैंडलॉर्ड मे बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट द पोजेशन ऑफ द सेम लाइज विद द टेनेंट. The tenant pays periodic rent to the landlord as long as the occupy the property. The tenant also usually has the option to sell the tenancy right. अब मैं आगे टेनेंसी राइट बेच सकता हूँ, किसी और को कह सकता हूँ कि तू रह ले, तू किराया दे दियो, तू उस पर रह ले, है ना. In such case, the share of percentage of proceed with owner of the land as is laid down is tenancy agreement. तो ये एग्रीमेंट है, टेनेंसी एग्रीमेंट. Alternatively, the landlord pay to the tenant the prevailing tenancy premium to get the property vacated. मैंने अगर 10 लाख रुपया पकड़ी दिया है, ओनर लैंडलॉर्ड चाहता है कि मुझसे जगह खाली करी जाए, तो उसे मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो प्रीमियम दिया था मैंने, वो पगड़ी जो दी थी वो वापस देनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड को. Such properties in Maharashtra are governed by the Maharashtra Rent Control Act 1999. It has been clarified that the activity of transfer of tenancy right against consideration, that is the tenancy premium, is covered under the supply of service liable to GST. तो उस पे GST लगेगा. It is the form of lease or renting of property and such is specifically declared and discussed in paragraph 2 of schedule second, that is any lease tenancy license वगैरह सब पर supply of services माना जाता है. Although stamp duty and registration charges have been levied on such transfer of tenancy right, it shall be still subject to GST. तो डबल लगेगा, अगर वहां पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं तो भी GST लगेगा. Mainly because the transaction supply involves execution of documents which may require registration and payment of registration fee and stamp duty. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सप्लाई के स्कोप से हटा देंगे और GST नहीं लगाएंगे. The transfer of tenancy right cannot be treated as a sale of land and building. Thus it is not negative. एक आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव लिस्ट जिन पर GST नहीं लगता है, तो वो नेगेटिव लिस्ट नहीं है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने पे GST नहीं लगता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. तो नेगेटिव लिस्ट में तो ये कर रखा है कि प्रॉपर्टी को बेचना नेगेटिव लिस्ट में है, पगड़ी या प्रीमियम को बेचना या ये टेनेंसी राइट को ट्रांसफर करना ये नहीं है. तो जो कंसिडरेशन है उस पर GST लगेगा, है ना. तो टू सम अप, द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफर टेनेंसी राइट इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड इससे टेनेंसी राइट को हम टैक्सेबल कर देंगे, है ना. लेकिन रेंटिंग और रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जम्प्ट. मतलब जैसे मान लिया मेरे पास एक घर है, मैंने आपको किराए पर दिया, आप उसे खुद अपने लिए यूज कर रहे हैं, और आप कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन. तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जम्प्ट.
है ना, वो भी हम पढ़ लेंगे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। Hence, grant of tenancy right in residential dwelling for use as a residential dwelling against tenancy premium or periodic rent or both to an unregistered person is exempt. As regards service provided by outgoing tenant by way of surrendering the tenancy right against the consideration in the form of portion of tenancy premium is liable to GST. तो यहाँ लिखा है कि जो जा रहा है किराएदार, अगर वो टेनेंसी राइट को सरेंडर करता है पैसे लेने के बदले में, तो उस पे लगेगा। नॉर्मल हम रेंटिंग की बात कर रहे थे, उस पर हम अनरजिस्टर्ड के केस में जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑन लिक्विडेटेड डैमेजेस, कंपनसेशन एंड पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजन ऑफ लॉ। तो चलिए इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम यहीं तक